स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ओडीसी भी कहते हैं इसे। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर के अंदर, खासकर हमारे ऊतकों, टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पहुंचती कैसे है, उसका सफ़र कैसा होता है। हमारे पास इस पर कुछ वैज्ञानिक जानकारी हैं और एक चित्र भी है, तो उनकी मदद से इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है इस कर्व को ठीक से समझना, खासतौर पर इसमें जो बदलाव आते हैं ना, जिन्हें शिफ्ट्स कहते हैं, वो क्यों इतने मायने रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आखिर है क्या चीज़। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, ये एक ग्राफ है। ये ग्राफ दिखाता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कितना भरा हुआ है, मतलब उसकी संतृप्ति या सैचुरेशन, और खून में ऑक्सीजन का दबाव कितना है, यानी PO2, इनके बीच का रिश्ता। और जो बात फौरन नजर आती है वो है इसका आकार। ये एस जैसा है, सिग्मोइड। सीधी लकीर क्यों नहीं, ये एस आकार क्यों? हाँ बिल्कुल, ये एस आकार ही इसकी सबसे खास बात है। और इसका कारण है एक बड़ी अनोखी प्रक्रिया जिसे कहते हैं पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। देखिए, हीमोग्लोबिन जो है वो एक टेट्रामर है, मतलब इसमें 4 हिस्से, 4 सब यूनिट्स होती हैं। हर सब यूनिट ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, एक अणु पकड़ सकती है। तो कुल मिलाकर हो गए 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन पर। अब होता यह है कि जब पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ता है ना, तो वो हीमोग्लोबिन के आकार में थोड़ा सा बदलाव लाता है। इस बदलाव से जो दूसरी सब यूनिट है उसकी ऑक्सीजन पकड़ने की इच्छा, कह लीजिए अफिनिटी, थोड़ी बढ़ जाती है। फिर जब दूसरा जुड़ता है तो तीसरे की अफिनिटी और बढ़ जाती है, और चौथे का जुड़ना तो सबसे आसान हो जाता है। इसी को कहते हैं पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। एक के आने से बाकियों का आना आसान हो गया। अच्छा, तो ये एक तरह का टीम वर्क है। हाँ बिल्कुल, वैसा ही समझ लीजिए। और इसका फायदा जबरदस्त है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में। सोचिए, फेफड़ों में जहां ऑक्सीजन का दबाव PO2 बहुत ज्यादा है, करीब 100 mmHg, वहां ये कोऑपरेटिविटी मदद करती है कि हीमोग्लोबिन फटाफट ऑक्सीजन से भर जाए, पूरी तरह सैचुरेट हो जाए। ग्राफ का जो ऊपरी सपाट हिस्सा है ना, वो यही दिखाता है। और फिर जब ये खून बहता हुआ टिश्यूज तक पहुंचता है, जहां मेटाबॉलिज्म के कारण PO2 काफी कम है, मान लीजिए 40 mmHg या उससे भी कम, तो यही कोऑपरेटिविटी उल्टी दिशा में काम करती है। जैसे ही एक ऑक्सीजन उतरता है, बाकियों का उतरना, मतलब अनलोड होना, आसान हो जाता है। ग्राफ का जो ढलान वाला हिस्सा है वो इसी कुशल अनलोडिंग को दिखाता है। यहीं पर अगर हम इसकी तुलना मायोग्लोबिन से करें, जो हमारी मसल्स में होता है। हाँ, मायोग्लोबिन। हाँ, तो मायोग्लोबिन मोनोमर है, सिर्फ एक यूनिट, तो उसमें ये कोऑपरेटिविटी वाला चक्कर ही नहीं है। नतीजा, जैसा हमारे स्रोतों में भी बताया गया है, उसका कर्व एस आकार का नहीं, हाइपरबोलिक होता है। वो ऑक्सीजन को बहुत कस के पकड़ता है। ओके। और छोड़ता तभी है जब PO2 बहुत ही कम हो जाए। वो ट्रांसपोर्टर से ज्यादा एक इमरजेंसी ऑक्सीजन स्टोर जैसा है। जबकि हीमोग्लोबिन का एस शेप उसे बेहतरीन ट्रांसपोर्टर बनाता है। फेफड़ों में पकड़ो, टिश्यू में छोड़ो। समझ गया। तो ये पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी और ये 4 यूनिट वाली बनावट ही इस एस आकार की वजह है जो ऑक्सीजन डिलीवरी को इतना असरदार बनाती है। ठीक है, ये तो हुई सामान्य कर्व की बात। लेकिन मैंने सुना है कि ये कर्व हमेशा ऐसा ही नहीं रहता, ये खिसक भी सकता है। ये राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट क्या बोला है, इनका क्या मतलब है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कर्व फिक्स नहीं है। शरीर की जरूरतें बदलती हैं तो ये भी अपनी जगह बदल सकता है। इसी को शिफ्ट कहते हैं। पहले बात करते हैं राइट शिफ्ट की, मतलब पूरा कर्व अपनी सामान्य जगह से दाईं तरफ खिसक गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि किसी भी दिए गए ऑक्सीजन प्रेशर यानी PO2 पर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के लिए जो प्यार है, जो अफिनिटी है, वो कम हो गई है। वो उसे उतनी मजबूती से नहीं पकड़ रहा। एफिनिटी कम होना, ये तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। मतलब ऑक्सीजन ठीक से जुड़ेगी नहीं। हाँ, पहली बार में ऐसा लग सकता है, लेकिन असल में ज्यादातर शारीरिक हालतों में राइट शिफ्ट फायदेमंद होता है। अच्छा, कैसे? सोचिए, अगर एफिनिटी कम है तो जब खून टिश्यूज में पहुंचेगा जहां PO2 पहले ही कम है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ज्यादा आसानी से और ज्यादा मात्रा में छोड़ेगा, अनलोड करेगा। और ये कब जरूरी होता है? जब टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जैसे जब वो ज्यादा मेहनत कर रहे हों। हाँ। और कौन सी चीजें हैं जो राइट शिफ्ट करवाती हैं? कई कारण हैं, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं।
एक तो बढ़ा हुआ तापमान, जैसे बुखार में या कसरत करते समय। ओके। दूसरा, खून में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का बढ़ जाना। जो टिश्यूज ज्यादा काम करते हैं वो ज्यादा CO2 बनाते हैं। तीसरा, पीएच का कम होना यानी एसिडिटी बढ़ना। ये CO2 से ही जुड़ा है। CO2 पानी से मिलकर एसिड बनाता है। इस CO2 और पीएच के असर को मिलाकर बोर इफेक्ट भी कहते हैं। बोर इफेक्ट, हाँ सुना है। और चौथा है 2,3-BPG का बढ़ना। 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। ये लाल रक्त कोशिकाएं RBCs के अंदर बनने वाला एक केमिकल है। ये हीमोग्लोबिन से चिपककर उसकी ऑक्सीजन एफिनिटी कम कर देता है। अच्छा, 2,3-BPG। हाँ, और इसकी मात्रा कुछ खास हालतों में बढ़ जाती है, जैसे ऊंचाई पर जाने पर या लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी, क्रॉनिक हाइपोक्सिया रहने पर। तो ये सारे फैक्टर, गर्मी, CO2, एसिडिटी, 2,3-BPG, अक्सर एक साथ मिलते हैं उन टिश्यूज में जो बहुत एक्टिव है, जैसे कसरत करते हुई मांसपेशियां। तो राइट शिफ्ट एक तरह का एडजस्टमेंट है ताकि जरूरतमंद टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। अच्छा, तो राइट शिफ्ट मतलब जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवरी को बेहतर बनाना। ये तो ज्यादातर मददगार हुआ। तो फिर इसके बिल्कुल उलट लेफ्ट शिफ्ट का क्या मतलब है? ये कब और क्यों होता है? बिल्कुल, लेफ्ट शिफ्ट जैसा नाम से ही पता चल रहा है, तब होता है जब कर्व सामान्य से बाईं ओर खिसक जाता है। इसका असर राइट शिफ्ट से एकदम उल्टा है। लेफ्ट शिफ्ट में हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी बढ़ जाती है। वो ऑक्सीजन को और ज्यादा मजबूती से, ज्यादा कस के पकड़ लेता है। मतलब छोड़ेगा नहीं आसानी से। एग्जैक्टली। फेफड़ों में तो लोडिंग शायद और अच्छी हो जाए क्योंकि वहां PO2 ज्यादा है, लेकिन मुश्किल आती है टिश्यूज में। बढ़ी हुई एफिनिटी के कारण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ने में आनाकानी करता है। नतीजा, टिश्यूज को ऑक्सीजन कम मिलती है, भले ही खून में ऑक्सीजन की कुल मात्रा ठीक हो। ओहो, तो इसके कारण क्या है? इसके कारण राइट शिफ्ट के उलट हैं, जैसे कम तापमान हाइपोथर्मिया में, कम कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच का बढ़ जाना यानी एल्कलोसिस, और कम 2,3-BPG। कम 2,3-BPG। हाँ, और इसका एक बहुत ही क्लासिक और बहुत जरूरी शारीरिक उदाहरण है फीटल हीमोग्लोबिन, HbF, यानी गर्भ में पल रहे बच्चे का हीमोग्लोबिन। स्रोत बताते हैं कि HbF की ऑक्सीजन एफिनिटी वयस्क हीमोग्लोबिन यानी HbA से ज्यादा होती है, यानी उसका कर्व लेफ्ट शिफ्टेड होता है। ऐसा क्यों? मुख्य कारण ये है कि HbF हमारे HbA की तुलना में 2,3-BPG को बहुत कमजोरी से बांधता है, और हमने अभी देखा कि 2,3-BPG एफिनिटी कम करता है, राइट शिफ्ट। तो अगर वो ठीक से बंधेगा ही नहीं तो एफिनिटी ज्यादा रहेगी, लेफ्ट शिफ्ट। अच्छा। और ये अंतर माँ और बच्चे के लिए जीवन रक्षक है। इसी ज्यादा एफिनिटी की वजह से बच्चा प्लेसेंटा के पार माँ के खून से, जहां ऑक्सीजन का प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होता, ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच पाता है। अरे वाह, ये तो गजब का अडेप्टेशन है। लेकिन लेफ्ट शिफ्ट हमेशा फायदेमंद तो नहीं होता होगा। आपने कुछ बीमारियों का भी जिक्र किया था। हाँ बिल्कुल, लेफ्ट शिफ्ट कुछ गंभीर पैथोलॉजिकल मतलब रोग वाली स्थितियों में भी होता है, और तब ये बहुत खतरनाक हो सकता है। 2 मुख्य उदाहरण हैं। पहला, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। CO जहरीली गैस है। ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में, सोचिए, लगभग 200-250 गुना ज्यादा मजबूती से जुड़ती है। बाप रे, 200 गुना? हाँ, तो ये न सिर्फ ऑक्सीजन की जगह घेर लेती है, बल्कि जो बाकी नॉर्मल हीमोग्लोबिन यूनिट्स बची है ना, उनकी भी ऑक्सीजन एफिनिटी को बढ़ा देती है। नतीजा, खतरनाक लेफ्ट शिफ्ट। टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती, मरीज को गंभीर हाइपोक्सिया हो जाता है। दूसरा है मेटी हीमोग्लोबिनेमिया। इसमें हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है ना, Fe2+, वो ऑक्सीडाइज होकर फेरिक Fe3+ बन जाता है, और Fe3+ ऑक्सीजन को बांध नहीं सकता। तो मतलब वो हीमोग्लोबिन बेकार हो गया? हाँ, फंक्शनली बेकार। और साथ ही जो बाकी ठीक Fe2+ वाली यूनिट्स हैं, उनकी एफिनिटी बढ़ जाती है। फिर से लेफ्ट शिफ्ट, ऑक्सीजन अनलोडिंग में दिक्कत। इनके अलावा कुछ दुर्लभ जेनेटिक बीमारियां भी होती हैं जिनमें 2,3-BPG कम बनता है, उससे भी परमानेंट लेफ्ट शिफ्ट होता है। ये सब सुन के तो लग रहा है कि ये कितना जटिल सिस्टम है। एक साधारण सा दिखने वाला एस कर्व और ये शिफ्ट्स सामान्य फिजियोलॉजी से लेकर प्रेगनेंसी और फिर CO पॉइजनिंग जैसी इमरजेंसी तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की पूरी कहानी इसी में छुपी है।
तो अगर हम इन सब बातों को जोड़े, ये कोऑपरेटिविटी, ये शिफ्ट्स, फीटल हीमोग्लोबिन का खास इंतजाम, ये सब मिलकर दिखाता है कि ऑक्सीजन को सही जगह, सही मात्रा में पहुंचाना कितना नाजुक और कितना जरूरी काम है शरीर के लिए। एक डायनामिक बैलेंस है ये। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक बेहद डायनामिक, गतिशील प्रणाली है और यहीं पर इसका क्लिनिकल महत्व सामने आता है। डॉक्टर्स के लिए, नर्सों के लिए, सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए ओडीसी और इसके शिफ्ट्स को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है। जब आप मरीज की एबीजी रिपोर्ट देखते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैस, तो सिर्फ PO2 या ऑक्सीजन सैचुरेशन SaO2 का नंबर देखना काफ़ी नहीं है। आपको सोचना होगा, क्या कोई ऐसी वजह है जिससे कर्व शिफ्ट हो सकता है? मरीज को बुखार तो नहीं, एसिड बेस बैलेंस ठीक है, कहीं CO पॉइजनिंग तो नहीं? क्योंकि हो सकता है SaO2 ठीक ठाक दिखे, लेकिन अगर कर्व बाई तरफ शिफ्टेड है, लेफ्ट शिफ्ट, तो वो ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंच ही नहीं रही। इसे हम एफिनिटी हाइपोक्सिया कह सकते हैं। ऑक्सीजन है पर मिल नहीं रही। अच्छा, एफिनिटी हाइपोक्सिया, ये नया टर्म है। हाँ, और ये हमें ये भी समझाता है कि क्यों कुछ हालतों में सिर्फ मरीज को ज्यादा ऑक्सीजन देना काफी नहीं होता। अगर असली प्रॉब्लम ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन से उतरने की है, मतलब गंभीर लेफ्ट शिफ्ट है, तो फेफड़ों में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने से शायद टिश्यू लेवल पर ज्यादा फायदा ना हो, जब तक कि लेफ्ट शिफ्ट का कारण ठीक न किया जाए। बिल्कुल, जैसे कार्बन पॉइजनिंग का इलाज करना या हाइपोथर्मिया ठीक करना। यहीं पर एक और पैरामीटर आता है P50, जिसका जिक्र हमारे स्रोत और चित्र में भी है। हाँ, P50 वो ऑक्सीजन प्रेशर है जिस पर हीमोग्लोबिन 50% भर जाता है, 50% सैचुरेट हो जाता है। नॉर्मली ये करीब 26-27 mmHg होता है। ये P50 जो है ना, ये कर्व की पोजीशन का एक स्टैंडर्ड नाप है। अगर P50 बढ़ गया, मान लो 30 mmHg हो गया, तो इसका मतलब कर्व दाईं ओर खिसका है, राइट शिफ्ट। मतलब 50% भरने के लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए, यानी एफिनिटी कम हो गई है। ओके। और अगर P50 कम हो गया, मान लो 24 mmHg, तो ये लेफ्ट शिफ्ट दिखाता है। कम प्रेशर पर ही 50% भर गया, मतलब एफिनिटी ज्यादा है। तो क्लिनिकली P50 हमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के रिश्ते के बारे में काफी कुछ बता सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए, इस पूरी चर्चा की जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं ताकि वह श्रोताओं के मन में बैठ जाएं। पहला, ओडीसी का S आकार पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी की वजह से है, जो ऑक्सीजन लोडिंग अनलोडिंग को कुशल बनाता है। मायोग्लोबिन का कर्व हाइपोबॉलिक है। दूसरा, राइट शिफ्ट मतलब दाईं ओर खिसकना, अफिनिटी कम, अनलोडिंग ज्यादा। ये बड़े तापमान, CO2, एसिडिटी, बोर इफेक्ट और 2,3 BPG से होता है, अक्सर एक्टिव टिश्यूज में। तीसरा, लेफ्ट शिफ्ट मतलब बाईं ओर खिसकना, अफिनिटी ज्यादा, अनलोडिंग कम। ये कम तापमान, कम CO2, एल्कोलोसिस, कम 2,3 BPG से होता है। फीटल HB, कम 2,3 BPG बाइंडिंग एक शारीरिक उदाहरण है। CO पॉइजनिंग, मिथीमोग्लोबिनीमिया खतरनाक पैथोलॉजिकल कारण है। और चौथा, P50 वो PO2 है जहां 50% सैचुरेशन होता है, नॉर्मल 26-27 mmHg। ये शिफ्ट्स नापने का तरीका है। P50 बढ़ना मतलब राइट शिफ्ट, कम होना मतलब लेफ्ट शिफ्ट। बिल्कुल सही, ये मुख्य बिंदु हैं। और अब जब हमने ये समझ लिया है कि ये कर्व कितना डायनामिक है और कितने सारे फैक्टर्स इसे हिला सकते हैं, तो यहाँ एक सोचने वाली बात आती है। क्या होता है जब शरीर पर एक ही समय में कई ऐसे असर पड़ रहे हों जो कर्व को अलग-अलग दिशाओं में धकेलना चाहते हों? अच्छा सवाल है। जैसे सोचिए, कोई बहुत ऊंचाई पे ट्रैकिंग कर रहा है। ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन कम है, तो शरीर 2,3 BPG बढ़ाएगा, ये राइट शिफ्ट की तरफ ले जाएगा। लेकिन ऊंचाई पे ठंड भी हो सकती है, ये लेफ्ट शिफ्ट की तरफ ले जाएगा। और वो इंसान मेहनत भी कर रहा है, तो CO2 बढ़ेगा, pH कम होगा, गर्मी बढ़ेगी, ये सब राइट शिफ्ट की तरफ ले जाएंगे। ऐसे में शरीर इन मिले जुले, कभी कभी उल्टे सिग्नल्स को कैसे बैलेंस करता है? ऑक्सीजन डिलीवरी को ठीक रखने के लिए कौन सा फैक्टर ज्यादा हावी होता है? शरीर प्रायोरिटी कैसे तय करता है? वाकई ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। ये हमें शरीर के अद्भुत संतुलन और उसकी अनुकूलन क्षमता के बारे में और सोचने पर मजबूर करता है। और इसी विचार के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पर हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।